अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में पीएचडी में अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक यूजीसी नेट एंड एक होता है सीएसआईआर नेट। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन-सा है, उसके हिसाब से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एंड जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फेलोशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। बट एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है कि इस फेलोशिप को एक्टिवेट कैसे कराएँ? क्योंकि सीएसआईआर का एक अलग तरीका होता है एक्टिवेशन का एंड जो यूजीसी है उसका एक अलग तरीका है एक्टिवेशन का। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ पूजा, आई एम ए पीएचडी स्कॉलर एंड दिस इज द 4th ईयर ऑफ माई पीएचडी। और आज के इस वीडियो में हम यूजीसी फेलोशिप एक्टिवेशन के बारे में बात करें। चाहे आप यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है एंड चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हो, सब में एक ही तरीका होता है यूजीसी फेलोशिप को एक्टिवेट करने का। पर कुछ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट जो है वो खुद के भी रूल्स अप्लाई करता है उसमें, तो एक दो फॉर्म हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा फिल करने पड़े, लेकिन लगभग हर जगह जो यूजीसी एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को देखते हैं कि कैसे एक यूजीसी कैंडिडेट जो है वो अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकता है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना फेलोशिप के एक्टिवेशन के लिए, वो होती है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। बिना पीएचडी में एडमिशन लिए आप किसी भी फेलोशिप को एक्टिवेट नहीं कर सकते, चाहिए वो यूजीसी हो चाहे वो सीएसआईआर हो। अगर आपको अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करवानी है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब इसमें दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक वो कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और उसके बाद उन्हें पीएचडी में एडमिशन लेना है, और एक दूसरे वो कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी पीएचडी में कहीं न कहीं एनरोल्ड हो चुके हैं एंड उसके बाद उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और अब उन्हें फेलोशिप एक्टिवेट करवानी है। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको 2 साल हो गए हैं पीएचडी में एडमिशन लिए एंड 3rd ईयर में उसने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। तो वो जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से इस फेलोशिप को एक्टिवेट करवा सकता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरीके से एडमिशन करवाती है। सो मेजर 3 टाइप ऑफ पीएचडी एडमिशन्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो मेरिट बेस्ड है, सेकंड जो आपका होता है वो एंट्रेंस बेस्ड होता है, थर्ड जो है आपका वो इंटरव्यू बेस्ड होता है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन करवाती थी, लेकिन अब वो इंटरव्यू प्लस एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन करवा रही है। एंड 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसने कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपकी जेआरएफ कैटेगरी होती है जिसमें आपको नेट प्लस जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलता है। सेकंड आपकी नेट कैटेगरी होती है जिसमें सिर्फ आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलती। थर्ड आपकी पीएचडी ओनली कैटेगरी होती है जिसमें ना ही आपको फेलोशिप मिलती है ना ही नेट का सर्टिफिकेट मिलता है। आप चाहो तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेरिट बेस्ड एडमिशन है वो कैसे होता है। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि वो जेआरएफ को इतने मार्क्स देंगे। अगर आप उसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो 2025 से पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन करवाती थी, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज थे। जैसे अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास नेट है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने उसी सेम यूनिवर्सिटी से एमएससी की है तो आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड जो मास्टर्स के नंबर होते हैं वो परसेंटेज में होते हैं। अगर आपके 70% है तो आपके 7 मार्क्स लगेंगे, अगर आपके 80% है तो आपके 8 मार्क्स लगेंगे। इस तरीके से उन्होंने बच्चों को सेग्रीगेट करके एडमिशन दिया। सेकंड जो तरीका है पीएचडी में एडमिशन लेने का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कॉमन है, वो है इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन। तो उसमें जो भी नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली के बच्चे होते हैं वो सब फॉर्म फिल करते हैं। जो प्रायोरिटी होती है इंटरव्यू बेस्ड में वो जेआरएफ वाले बच्चे होते हैं, तो जिनका जेआरएफ है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो नेट वाले बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है एंड लास्ट में जो पीएचडी ओनली वाले बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है उसमें जेआरएफ वाले बच्चे ही आते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि मान लो आपके पास सिर्फ 5 सीट्स हैं बट जो आपके जेआरएफ के कैंडिडेट हैं वो 10 हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे इंटरव्यू होता है ताकि उन 10 कैंडिडेट्स में जिनके पास जेआरएफ है उनमें से 5 का सिलेक्शन हो। तो वहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स मैटर करते हैं, जिस बच्चे के इंटरव्यू के नंबर ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन पहले होगा। थर्ड जो टाइप है वो है आपका एंट्रेंस बेस्ड। ये बेसिकली एमएससी एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एमएससी वाले बच्चों को भी एडमिशन देते हैं, चाहे उनका नेट हो या ना हो।
उसमें एंट्रेंस टाइप ऑफ एडमिशन होता है। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एमएससी वाले बच्चों को भी पीएचडी में एडमिशन देती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एंट्रेंस रिजल्ट। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस लेती हैं एंड उसके बाद डिसाइड करती हैं उस बच्चे को एडमिशन देना चाहिए पीएचडी में या नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो खुद की फेलोशिप भी प्रोवाइड करती हैं बच्चों को। अब ऐसा भी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी एमएससी वाले बच्चों को एंट्रेंस लेके एंड पीएचडी में एडमिशन दे देती है, नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो क्राइटेरिया होता है वो नेट का भी होता है कि अगर आपको एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट भी देना है उसके लिए भी आपके पास नेट होना चाहिए। बट हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, कुछ में एमएससी बेस्ड पे भी आपके एडमिशन हो जाता है। ये चीज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अब जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है पीएचडी में, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फेलोशिप एक्टिवेशन का प्रोसेस। उस फेलोशिप एक्टिवेशन के लिए आपको एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। उस फ़ाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की जॉइनिंग रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आप गूगल पे ईजिली सर्च कर सकते हो, यूजीसी नेट जेआरएफ जॉइनिंग रिपोर्ट के नाम से ये अवेलेबल होती है। आप जाके उसको सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो फेलोशिप एक्टिवेशन के लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। उस फ़ाइल को सबसे पहले आप अपने सुपरवाइज़र से साइन कराते हो। उसके बाद जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसमें जो एचओडी होते हैं उनसे उस फ़ाइल को साइन कराया जाता है। देन उसके बाद वो जो फ़ाइल है वो आप अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क को सबमिट कराते हो एंड जो क्लर्क है वो यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर को जाके सबमिट करता है। जो नोडल ऑफिसर है यूनिवर्सिटी का, उसका काम होता है सीएसआईआर एंड यूजीसी में उस फाइल को सबमिट करना। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, वो आपको नहीं करनी, वो आपके यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिसर करता है। आपको सिर्फ वो जो फाइल है वो उस नोडल ऑफिसर को प्रोवाइड करनी है। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्लर्क नहीं होता, या फिर पीएचडी के जो स्टूडेंट का काम होता है वो पीएचडी का स्टूडेंट खुद करता है। तो आपको जो फाइल आपने बनाई है, जो आपने सुपरवाइजर और एचओडी से साइन कराई है, वो आप खुद जाके नोडल ऑफिसर को प्रोवाइड कर सकते हो। देन जो नोडल ऑफिसर है वो आपकी सारी फाइल की डिटेल जो है वो ऑनलाइन यूजीसी एंड सीएसआईआर को प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो सीएसआईआर एंड यूजीसी अपने एंड से देखते हैं। जो भी आपका फेलोशिप एंड एडमिशन का जो वेरिफिकेशन होता है वो यूजीसी खुद करेगा, जिसमें यूजीसी आपका जो पीएचडी एडमिशन है और जो आपका फेलोशिप का अवार्ड लेटर है उसको वेरीफाई करता है। एंड आफ्टर वेरिफिकेशन आपकी जो फेलोशिप है वो उनके एंड से एक्टिवेट हो जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो जो फाइल है उसमें होता क्या है। उस फाइल में 3 मेन चीज़ें होती हैं। जो फर्स्ट चीज़ है वो है जॉइनिंग रिपोर्ट। ये जॉइनिंग रिपोर्ट आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगी। इस जॉइनिंग रिपोर्ट में बहुत सारे एनेक्सर्स होते हैं, तो आपको वो एनेक्सर्स फिल करने होते हैं। एनेक्सर का मतलब बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एनेक्सर्स एंड फॉर्म है, ये कैसे फिल करते हैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो उस फाइल में लगते हैं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका नेट का सर्टिफिकेट एंड आपका जीआरएफ का अवार्ड लेटर। जो सीएसआईआर है उसमें एक ही सर्टिफिकेट आता है जिसमें आपका नेट प्लस जीआरएफ को मेंशन किया होता है। बट जो यूजीसी है उसमें दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग आते हैं। नेट का अलग सर्टिफिकेट आता है, जीआरएफ का अलग सर्टिफिकेट आता है। तो अगर आप यूजीसी के कैंडिडेट हो तो आपको दोनों ही जो सर्टिफिकेट हैं वो प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पीएचडी का फीस स्लिप, क्योंकि उसी से आप बता सकते हो कि आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है या नहीं लिया। देन क्योंकि आप एचआरए के लिए भी अवेल करते हो तो आपको अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दिखाना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उसके अलावा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, बीएससी का, आपका एमएससी का सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। एंड उसके साथ साथ आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी फाइल में लगेंगे। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एफिडेविट्स। सो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो एफिडेविट लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी लेते हैं। बट मेजोरिटी में देखा गया कि आपको एफिडेविट प्रोवाइड करनी होती है। अब 2 मेजर एफिडेविट होते हैं जो आप किसी भी जाके तहसील में, कोर्ट में बनवा सकते हो। जो आपके एफिडेविट या अंडरटेकिंग होती है वो होती है 2 ईयर जेआरएफ कॉन्टिन्यूशन। इसका मतलब है अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो आप एक एफिडेविट उनको प्रोवाइड करते हो कि मैं 2 साल जेआरएफ कंटिन्यू लूंगा यहाँ से। ये एफिडेविट जो है वो 2 रीजन से ली जाती है। पहली, अगर आप फेलोशिप ले रहे हो तो आप कहीं और से सैलरी नहीं ले सकते, मतलब आप जॉब नहीं कर सकते। दूसरा, क्योंकि 2 ईयर जीआरएफ कॉन्टिन्यूशन एफिडेविट है, इसका मतलब अगर आपने एक बार फेलोशिप शुरू कर दिया है तो आप 2 साल के बीच में उसको नहीं छोड़ सकते। आपको 2 साल वो फेलोशिप लेनी ही पड़ेगी।
मान लो एक बच्चा है जिसको 1 साल हो गया है पीएचडी करते हुए एंड वो इस फेलोशिप को ले रहा है और दूसरे साल में उसकी जॉब लग गई, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी टाइप की जॉब हो, अगर उसकी जॉब लग गई है तो क्या वो इस फेलोशिप को छोड़ के अपनी जो सैलरी है जिस जॉब में वो है उसको ले सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एफिडेविट प्रोवाइड किया है कि आप 2 साल इसको कंटिन्यू रखोगे तो आप 2 साल तक कोई भी जॉब नहीं कर सकते और ना ही इस फेलोशिप को छोड़ सकते हो। अगर आपको उस जॉब को ज्वाइन करना है तो आपको अपनी पीएचडी छोड़नी पड़ेगी। आप फेलोशिप नहीं छोड़ सकते, आपको अपनी पीएचडी ही छोड़नी पड़ती है। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है। अगर आप उस जॉब को भी ज्वाइन करना चाहते हो एंड अपनी पीएचडी को भी कंटिन्यू रखना चाहते हो, उसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपकी हेल्प भी कर सकती है, क्योंकि आप ये जो एफिडेविट है वो यूजीसी सीएसआर को प्रोवाइड नहीं करते, आप ये जो एफिडेविट है वो अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हो। इसलिए मैंने बोला था कि कुछ यूनिवर्सिटी में एफिडेविट मांगी जाती है और कुछ में नहीं मांगी जाती। तो आपके जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है उसके हाथ में होता है कि आपको पीएचडी में कंटिन्यू करने दिया जाए या नहीं करने दिया जाए। जैसे कुछ केस हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे देखे गए हैं, जो बच्चे लास्ट पीरियड में, मान लो उनका 1.5 ईयर कंप्लीट हो गया है, ओनली 6 मंथ बचे हैं, तो उन बच्चों को उन्होंने परमिशन दी है कि आप इस फेलोशिप को छोड़ के और अपनी जॉब में एनरोल करके पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हो। बट जो बच्चे जिनका सिर्फ कोर्स वर्क हुआ है यानी कि 6 मंथ ही हुए हैं एंड उन बच्चों की कहीं पे जॉब लग गई है, क्योंकि उनकी जो एफिडेविट का पीरियड है वो बहुत लंबा बचा हुआ है, 1.5 ईयर का टाइम बचा हुआ है, तो उन बच्चों को अलाउ नहीं किया गया एंड देन उन बच्चों ने अपनी पीएचडी छोड़कर अपनी जो जॉब है उसमें एनरोल की। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको देखने को मिलते हैं। इन सब रीजंस के लिए इन एफिडेविट्स को बनवाया जाता है। दूसरा जो एफिडेविट होता है वो होता है एचआरए के लिए, जिसमें आप अपनी सारी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि आप कहाँ रह रहे हो, आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए। तो वो जो दूसरी एफिडेविट होती है वो एचआरए के लिए ली जाती है। एंड जैसे ही आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो जैसे मैंने पहले बताया, हर जगह से इसको वेरीफाई करके फाइनली नोडल ऑफिसर को दिया जाता है। नोडल ऑफिसर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है यूजीसी को। उसके बाद जब यूजीसी से वेरिफिकेशन हो जाता है तो यूजीसी आपके नाम का एक बेनिफिशियरी कोड बना के आपके यूनिवर्सिटी को देता है और वो बेनिफिशियरी कोड जब आ जाता है उसके बाद आपकी फेलोशिप एक्टिवेट हो जाती है। और ये जो बेनिफिशियरी कोड है इसको 20 से 30 दिन लगते हैं आने में, और आपकी जो पहली फेलोशिप है उसको आने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। मतलब मेरी जो फेलोशिप है वो 4-5 महीने बाद आई थी, तो इतना टाइम इस पूरी प्रोसेस को लग जाता है। जब आपका बेनिफिशियरी कोड आ जाता है उसके बाद आपको हर महीने एक कॉन्टिन्यूशन फॉर्म जो है उसको सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ एक एचआरए का एनेक्सर भी होता है। अगर आप एचआरए लेना चाहते हो तो उस एचआरए के एनेक्सर को भी आपको फिल करके देना होता है। उस कॉन्टिन्यूशन फॉर्म में एक आपका फेलोशिप का फॉर्म होता है, एक एचआरए का फॉर्म होता है, एक कंटिजेंसी का फॉर्म होता है। बट जो कंटिजेंसी का फॉर्म है वो हर महीने नहीं दिया जाता, वो यूजीसी में हर 3 महीने में सबमिट करना होता है। अगर आपको कॉन्टिन्यूशन के बारे में जानना है तो मैंने फेलोशिप से रिलेटेड एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई जिसमें मैंने यूजीसी का जो पोर्टल है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि कैसे आपको कंटिजेंसी मिलती है। तो उस कॉन्टिन्यूशन में 3 चीजें होती हैं, आपका फेलोशिप, एचआरए एंड कंटिजेंसी। और ये जो कॉन्टिन्यूशन फॉर्म है वो आपको हर महीने सबमिट करना होता है। इस कॉन्टिन्यूशन को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर से साइन कराते हो, देन अपने एचओडी से साइन कराते हो। उसके बाद जो फॉर्म है वो अपने क्लर्क को दे देते हो, क्लर्क जाके नोडल ऑफिसर को सबमिट कर, नोडल ऑफिसर आपकी उस सारी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करता है आगे यूजीसी को एंड यूजीसी देन आपकी जो फेलोशिप है उस महीने की जनरेट कर देता है, देन वो आपके अकाउंट में आ जाती है। बट जो पहली फेलोशिप है उसको 4-5 महीने लग जाते हैं। तो जो आपका पहला कॉन्टिन्यूशन होगा वो आपके डेट ऑफ एडमिशन से जिस महीने आप सबमिट कर रहे हो उस महीने तक का होगा। मान लो आपका जो एडमिशन है वो 1 जुलाई को हुआ है बट आप इस कॉन्टिन्यूशन को फर्स्ट टाइम नवंबर में सबमिट कर रहे हो, तो आप वहाँ 1 जुलाई से अक्टूबर तक की फेलोशिप के लिए क्लेम करोगे। तो वहाँ पे जो आप डेट मेंशन करोगे वो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की होगी। उसके बाद जब भी आपकी फेलोशिप आएगी वो एक साथ आएगी, वो 1 महीने की भी आ सकती है, 2 महीने की भी आ सकती है, 3 महीने की भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है टोटली जो यूजीसी है उसके पास कितना फंड है और किस तरीके से आपको फेलोशिप देगा। बट धीरे धीरे करके आपकी सारी जो फेलोशिप है वो आ जाएगी जो भी पेंडिंग होती है। उसके बाद जैसे ही नवंबर खत्म होगा 1 दिसंबर को अपनी नवंबर की फेलोशिप के लिए क्लेम कर सकते हो। उसके लिए सेम वही कॉन्टिन्यूशन आपको सबमिट करनी होगी जिसमें आपका एक फेलोशिप का एनेक्सर होता है और एक एचआरए का एनेक्सर होता है। उन दोनों को आप साइन करा के सबमिट कर सकते हो, तो आपकी जो नवंबर की फेलोशिप होगी वो मिल जाएगी। सेम नेक्स्ट महीने जब जनवरी में आप जाओगे तो आप दिसंबर की फेलोशिप के लिए क्लेम करोगे। तो हर महीने आपको एक कॉन्टिन्यूशन अपने गाइड से, एचओडी से इसे साइन करा के सबमिट करनी होती है। जो आपका नोडल ऑफिसर होता है ना
उसका इसमें काम होता है रजिस्ट्रार से साइन कराना। जब आप उस एनेक्सर को देखोगे ना, तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक आपके साइन का ऑप्शन होता है, एक आपके एचओडी के साइन का ऑप्शन होता है और एक आपके रजिस्ट्रार के साइन का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे जो आपके साइन है और जो आपके एचओडी के साइन है वो आपको करवाने होते हैं, एंड जो रजिस्ट्रार के साइन होते हैं वो करवाने का काम नोडल ऑफिसर का होता है। तो जैसे ही वो फाइल नोडल ऑफिसर के पास जाएगी, वो रजिस्ट्रार से साइन करा के उसको यूजीसी में सबमिट करता है, और यूजीसी में आपको 37,000 एज ए जीआरएफ मिलता है, 42,000 एज ए एसआरएफ मिलता है। एचआरए आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वो भी आप सिटीज में रहते हो उसके अकॉर्डिंगली। एंड कंटिजेंसी जो होती है वो डिपेंड करता है आप सीएसआईआर के कैंडिडेट हो या यूजीसी के कैंडिडेट हो, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, जो मेरी फेलोशिप वाली वीडियो में जाके देख सकते हो कि कौन से बच्चे को कितनी कंटिजेंसी मिलती है। मैं आपको लास्ट में जो आपका कंटिन्यूएशन का फॉर्म है वो भी दिखा दूंगी कि वो कैसे होता है, कैसे उसको फिल करते हैं। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हर यूनिवर्सिटी का अलग तरीका होता है, बट हमारी यूनिवर्सिटी में जो आपके एनेक्सर्स होते हैं कंटिन्यूएशन के, उसके साथ एक फॉरवर्डिंग लेटर भी जाता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा तो वो काम आपके क्लर्क का होता है, वो जो क्लर्क है वही फॉरवर्डिंग लेटर, एक फॉर्मेट होता है यूनिवर्सिटी का, जस्ट उसको अटैच करके अपने कंटिन्यूएशन के साथ नोडल ऑफिसर को देना होता है। अब मैं डिटेल में आपको जॉइनिंग रिपोर्ट समझाती हूँ कि उसमें क्या चीज़ कैसे फिल करनी होती है, कैसे सारी प्रोसेस होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो आपको गूगल पे सर्च करना है यूजीसी जॉइनिंग रिपोर्ट पीडीएफ। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसमें से जो पहला आपका ऑप्शन होगा उसको आपको चूज़ करना है। इस तरीके की आपकी यूजीसी की फेलोशिप की जो पीडीएफ है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपको एचआरए कितना मिलेगा, आपकी जो फेलोशिप है वो आपको कितने टेन्योर तक मिलने वाली है, कितने साल आपको जीआरएफ मिलेगा, एसआरएफ मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। आप इसको बैठ के पढ़ सकते हो। इसमें आपके कुछ एनेक्सर्स होते हैं, एक आपके जॉइनिंग रिपोर्ट के होते हैं और कुछ होते हैं आपके कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट के। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ रिसर्च प्लेस। सो अगर किसी बच्चे को अपना रिसर्च जो प्लेस है वो ट्रांसफ़र करना है, यानी कि चेंज करना है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसका प्रोसीजर भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे एचआरए की सर्टिफिकेट है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आप घर में रह रहे हो या आप किसी बाहर पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। इसमें से एक ही फिल करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद ये है आपकी जॉइनिंग रिपोर्ट जो आपको एक्टिवेशन के टाइम पे फिल करके देनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक फ़ोटो का ऑप्शन होता है, अपना नाम बताना होता है, आपकी कौन सी स्कीम है वो बतानी होती है, अपना जो डेट ऑफ एडमिशन है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। देन उसके बाद नीचे आपके सिग्नेचर होने होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है आपको, आपकी जो बैंक की डिटेल है जिसमें फेलोशिप जाएगी उसकी सारी डिटेल होती है, आपके जो एचओडी होते हैं उनके साइन करवाने होते हैं। देन ये जो सर्टिफिकेट है वो आपकी कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट है, जो हर महीने आपको एचआरए सर्टिफिकेट के साथ फिल करके सबमिट करनी होती है। इसमें आपको अपना नाम, डिपार्टमेंट का नाम, आप जिस मंथ की फेलोशिप चाहते हो वो फिल करनी है, अपने सिग्नेचर, अपने जो एचओडी हैं उनके सिग्नेचर करना है, करवा के इसको सबमिट करना है। देन ये है आपका कंटिजेंसी फॉर्म। तो जो भी कंटिजेंसी आपने लेनी है वो सारे के सारे बिल आपको इसके साथ अटैच करके देने होते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कितने पैसे आपको मिलते हैं एंड कितने पैसे आपने खर्च किए हैं। उसके बाद अपने साइन, अपने हेड के साइन, और उसके बाद इसको सबमिट करना है। देन उसके बाद ये है आपकी ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो हर साल एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है अपनी यूनिवर्सिटी में एंड यूजीसी को कि आपने इस साल में क्या काम किया है। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। उसके साथ साथ आपने कितनी लीव्स ली हैं, पेड ली हैं, अनपेड ली हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैंशन करनी होती हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखना है। उसके बाद अपने साइन, अपने एचओडी के साइन करके इसको नोडल ऑफिसर को सबमिट करना है। देन ये आपकी 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट है जो आपकी अपग्रेडेशन के लिए होती है। जब आप जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेड करते हो ना, तो उस टाइम पे ये परफॉर्मा या ये एनेक्सर आपको फिल करके सबमिट करना होता है अपने नोडल ऑफिसर को, और वो आगे इसको अपलोड करता है यूजीसी को। इसमें आपके सिग्नेचर होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के हेड के सिग्नेचर होते हैं, उसके अलावा जो एक्सपर्ट आता है उसके भी सिग्नेचर करवाने होते हैं। हर फॉर्म में एक और चीज़ है जो है आपके रजिस्ट्रार के साइन, तो वो आपको नहीं करवाने, वो आपका नोडल ऑफिसर करवाता है। तो ये पूरी की पूरी आपकी होती है यूजीसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कब सबमिट करने होते हैं, कब नहीं करने होते। तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो एंड इनको फिल करके सबमिट कर सकते हो फॉर एक्टिवेशन प्रोसेस। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई होगी, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू, बाय।